हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ठीक है, उसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सी सीरीज़ के हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे अपन? एल्केन सीरीज़ के हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए उसके अंदर जो अपना फर्स्ट मेंबर आता है वो कौन सा आता है? CH4। कौन सा आता है? CH4, मैथिन। अच्छा, इस होमोलोगस सीरीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जनरल CnH2n+2। ये सब आप जानते हैं। CnH2n+2 ये एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। ये सब आप लोग जानते हैं, GOC के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं इस सीरीज का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या है? CH4, जिसको हमने क्या दिया था नाम? मीथेन। तो मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। मीथेन कैसा होता है? गैस फॉर्म के अंदर होता है। मीथेन किस फॉर्म में मिलता है? गैस फॉर्म में मिलता है। और किस में? कोल माइंस के अंदर मिलता है, कोयले की खानों के अंदर मिलेगा, या फिर मार्शी प्लेसेस में मिलेगा, या फिर किस पर मिलेगा? मार्शी प्लेसेस पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मीथेन क्या होता है? मीथेन ये है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? टेट्राहेड्रल। TD लिख दूं? और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था अपन ने, कैसा था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना मैंने आपको। करिए अपनी कॉपीज के अंदर कि कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इस तरीके का। और जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है कार्बन, तब इसका क्या होगा? ये वाला। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? VSEPR के अनुसार टेट्राहेड्रल। दिखाएं आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये है आपकी मीथेन। मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका वो है C2H6। इस सीरीज का नेक्स्ट एटम क्या है? C2H6। इसके अंदर देखिए जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटाया और हमने सेम दूसरा मिथाइल ग्रुप लगाया, इस तरीके से दूसरा मिथाइल ग्रुप लगाया, तो क्या बन गई अपनी ये स्ट्रक्चर? एथेन वाली। देखिए ध्यान से देखिए, एथेन बना। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को लेक्चर 1 के अंदर बता चुकी हूँ। ठीक है, वापस देखते हैं अपन C2H6। C2H6 की स्ट्रक्चर कैसी हुई? हमने यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन था। मिथाइल ग्रुप था ना, ये मिथाइल ग्रुप था। ठीक है, अब इस मिथाइल ग्रुप में जो मीथेन था उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, और किससे? दूसरे मिथाइल ग्रुप से। ये मिथाइल ग्रुप आया, तो ये इसकी क्या हो गई? एथेन की स्ट्रक्चर, जो कि एल्केन सीरीज का कौन सा है? सेकंड कंपाउंड है। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड और इन सब की बात हम कर चुके हैं। इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट। ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं एल्केन वाले, वो कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। और कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है इसके अंदर, वो कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 112। ठीक है, कार्बन इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस 0 है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154, और इनके बीच में थोड़ा सा तो डिफरेंस है, इसीलिए इनकी अलग आई 112 पिकोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, वैसे ही करना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे? कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे कि
देन उसके बाद नंबरिंग करेंगे, हम कहीं से भी कर सकते हैं इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है 4 है तो ब्यूट, ठीक है कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है तो ब्यूटेन, एल्केन सीरीज का है तो ANE सफिक्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ, ठीक है। और ये फॉर्मूला कौन सा है बताइए आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ये फॉर्मूला कौन सा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले को कौन सा फॉर्मूले में चेंज कर दें हम, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर अब अगर हम इसकी अब नेक्स्ट कंपाउंड ये है, इसकी अगर नेमिंग करते हैं हम किस तरीके से करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे कार्बन चेन, ये सेलेक्ट की, देन सब्स्टिट्यूएंट किधर पास पड़ रहा है, दोनों तरफ से एक सेम साइड पर आ रहा है 1 2 3, ठीक है। तो प्रोपेन, प्रोप, और इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ठीक है। और ये जो अपने कंपाउंड्स हैं इनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड पोजीशन पर क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया। इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, इजी है। ये मैं कौन सी नेमिंग कर रही हूँ आप लोग बताइए मुझे, IUPAC नेमिंग, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि आइसोमेरिज्म किस तरीके से मिलती है, ये भी देखो, इसका आइसोमर है, ये भी ब्यूटेन है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C4H10, C4H10 है ना, C4H10। और इसके कितने आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर 2 है, एक तो ये ब्यूटेन की फॉर्म में है और दूसरा किस में है, प्रोपेन की फॉर्म में, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब ऐसे ही C4H10 2 आइसोमर्स शो करता है, C5H12 3 और C6H14 5 आइसोमर्स शो करता है, C7H16 9 और C10H22 75 आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेकर देखते हैं, C6H14, और इससे पहले वाले सिर्फ एक ही आइसोमर शो करते हैं, मतलब दूसरा कोई आइसोमर उनका होता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर C6H14 के अंदर हम देखते हैं कि 5 आइसोमर्स किस तरीके से होते हैं। तो देखिए ये पहले है, इसके अंदर चेन कौन सी हुई, हेक्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कहीं भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, इसको बोलेंगे एन हेक्सेन, ठीक है। अब इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप के अंदर ब्रांचिंग हुई यहाँ पर, तो कौन सी चेन बन गई, इसका नेम क्या हुआ बताइए, पेंटेन, और यहाँ पर 2 मिथाइल, ठीक है। इस तरीके से इसकी नेमिंग हुई। अगर हम इसमें देखें इसकी नेमिंग के लिए, तो देखिए यहाँ पर हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट की, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन चेन तो वही है, तो चेन आइसोमर्स तो ये एक दूसरे के होंगे नहीं, तो ये क्या होंगे, कौन से आइसोमर्स होंगे। अब इसके अंदर 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और इसके अंदर 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों कौन से आइसोमर्स हुए बताइए जल्दी से मुझे, कौन से आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स, वेरी गुड, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब अपना वापस देखते हैं, एक और CH3 ग्रुप अपन ने किसकी फॉर्म में लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिख दिया। तो देखिए इसके अंदर नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, मतलब चेन चेंज हो गई, तो ये कौन से हुए, ये तो पोजीशन आइसोमर्स हुए, ठीक है। और ये दोनों कैसे आइसोमर्स हुए, चेन आइसोमर्स, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं इसके अंदर, इसकी भी ब्यूटेन है और इसके अंदर 1 2 3 4 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी कौन से, जो फोर्थ और फिफ्थ है वो दोनों कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो आप लोगों को समझ में आया कि C6
H14 के अंदर कितने आइसोमर्स हैं? 5 आइसोमर्स शो करता है, चेन और पोजीशन आइसोमर्स। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकती है क्या? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। जब फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो आइसोमर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मेटामर्स हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसके अंदर सिर्फ क्या मिलेंगे? चेन आइसोमर्स या फिर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब जो हमें अब बात करते हैं जो एल्केन सीरीज है, वो हमें एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। ठीक है, ये इनका मेन सोर्स है। अब इनकी बनाने की विधियां पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन के अंदर। जो फर्स्ट है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताए थे ना, एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज भूल गए क्या? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? जनरल CnH2n। ठीक है, तो ये एल्कीन सीरीज का हमने एक एलिमेंट, एक कंपाउंड लिया है। एल्कीन सीरीज का एक कंपाउंड लिया है जो कि एथीन है। ठीक है, इसकी अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाएगी और हाइड्रोजन इस पर ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर हम प्लेटिनम, पैलेडियम और ये निकिल, ये क्या है? कैटालिस्ट। इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं किसका? एल्कीन का। एल्कीन मतलब इथीन का हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? इथीन। किस तरीके से मिलेगा? एक हाइड्रोजन H ऐसे है H2, तो एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और इसके अंदर जो हाइड्रोजनेशन होता है इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, वो कैसा होता है? हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन। कौन सा होता है? हेट्रोजीनस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब ऐसे ही इसके अंदर वही निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो रहा है। ये कौन सी है अपने पास? बताइए कौन सी है? 1 2 3 प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन है और इसके साथ रिएक्शन कराई जा रही है। कितने हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं? कितने हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन। तो देखिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोपीन। क्या बना रहे हैं? प्रोपीन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनेशन हुआ। देन नेक्स्ट आता है हम किस तरीके से बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? इधर देखिए, CH3X मतलब R और X। एल्किल क्या हो सकते हैं? देखिए, एल्किल ग्रुप एल्केन सीरीज वाला हो सकता है। ठीक है, हैलाइड्स क्या हो सकते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, जो हैलाइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेकिन जो फ्लोराइड होता है वो अपन इस रिएक्शन के अंदर यूज में नहीं लेते हैं। एल्किल फ्लोराइड को हम इस रिएक्शन में यूज में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो CH3 और F का बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू CH3I। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं तो ये इसके स्थान पर कौन दूसरा ग्रुप आएगा ही नहीं। इसके स्थान पर हमें क्या करा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं कि फ्लोराइड की जगह हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करा रहे हैं। लेकिन जब इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। ठीक है, या फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन इजीली ला सकते हैं। तो इसके द्वारा भी, फ्रॉम एल्किल हैलाइड के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाया भाई? देखिए, CH3Cl है जिसको हम क्लोरोमीथेन बोलते हैं। इसका अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएं, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। ठीक है, और हम जिंक इसमें कैटालिस्ट के रूप में ले रहे हैं, तो इसके स्थान पर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा? एक और हाइड्रोजन, सॉरी इधर ये क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है,
और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह जाएगा और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl और CH4। देखिए इस तरीके से, जैसे CH3Cl है, ठीक है, ये हाइड्रोजन मैं इसको खोल के इस तरीके से लिख लूँ, ठीक है, इसमें इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, HCl बन जाएगा और ये क्या बन जाएगी, अपनी मीथेन बन जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर CH3Br, देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, इसके स्थान पर ये आ रहा है, मतलब रिप्लेस हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब CH3Br है, ब्रोमोमेथेन है, इसकी अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है और दूसरी अपन ब्रोमोमेथेन ले रहे हैं, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर हम ड्राई ईथर लेते हैं तो CH3 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं और सोडियम Br के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है। ये वुड्स रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड ONA सॉल्ट है, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दी जाए, बेस के साथ, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दी जाती है तो क्या होगा, ये CH3 है, इसके स्थान पर जो ये वाला हाइड्रोजन है ये आ जाएगा और क्या बना लेगा, Na2CO3, जो CO2 है ये निकल जाएगा, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम एथोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है, ये इसी के द्वारा बनाए, इसके अंदर भी क्या लिया जाएगा, अपना सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे, लेकिन इस रिएक्शन का नाम है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, सॉरी कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसके अंदर कॉल्वे ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लिया। आप समझते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने फिजिकल के अंदर पढ़ा होगा कि उसके अंदर हम किसी भी सॉल्ट का हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तब क्या होगा, कैथोड और एनोड पर अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन, क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एल्केन देते हैं। देखिए किस तरीके से, अब इसके अंदर जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, अभिक्रियाएं होती हैं, तब उसके अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। अब हम एनोड पर देखते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव था, ठीक है, ये कहाँ से आया हमारा CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये अपना सोडियम सॉल्ट था या फिर पोटेशियम सॉल्ट था, तो अपन ने इसको अलग किया तो CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इससे अपन के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये CH3 डबल बॉन्ड O ये बन गया। देन अपन की आगे रिएक्शन हुई तो ये क्या बना, CH3 फ्री रेडिकल बन गया और CO2 अलग हो गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, तो ये CH3 क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया और CO2। अब यहाँ पर अपन ने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, CH3 फ्री रेडिकल के, तो दोनों मॉलिक्यूल CH3 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, CH3 ये किसका फॉर्मूला है, एथेन का फॉर्मूला है, C2H6, ठीक है, बन गया एथेन। तो ये जो एथेन बन रहा है, एथेन क्या है, एक तरीके से एल्कीन, ठीक है, एल्कीन है। अगर हम यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड एथोनेट की जगह हम क्या लेते, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ले लेते, तो क्या बन जाता हमारा, ब्यूटेन बन जाता, मतलब एल्केन ही तो बन रहा है। तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर कि एनोड जो कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके अंदर जो एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही होती है तब हमारा क्या बन रहा होता है, या फिर एल्केन किस पर बनता है, तो A फॉर एल्केन, A फॉर एनोड, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक है लर्न करने की कि एल्केन कहाँ पर मिलेगा हमें, एनोड पर। तो देखिए तो फिर कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, तो उसके अंदर वाटर भी तो था, तो उसने तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, और इसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये OH माइनस और H फ्री रेडिकल बन गया,
तो H फ्री रेडिकल, दोनों H फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना ली, हाइड्रोजन गैस। देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H2O पॉजिटिव, तो ये एल्केन कहाँ पर बन गया, एनोड पर बन गया अपना। CO2 गैस निकल रही थी और H2 गैस कहाँ पर बन रही थी, अपनी कैथोड पर, और साथ में क्या बन रहा था, बेस। ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सिंगल मेथेन नहीं बना सकते, बना सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और ये जब ये जुड़ेगा इससे तो क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। तो इसके अंदर हम सिंगल मेथेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते इस मेथड के द्वारा, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है जो एल्केन सीरीज है उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए नॉन पोलर तो ये तो हमें पता ही था, जो एल्केन थी, जैसे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये किस तरीके का बॉन्ड बना रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे, जो कि कैसा होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड ही तो होता है। और बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर की वजह से, एंड कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है उसकी वजह से, अगर हम इसके रिप्लेस करेंगे तो इसके बीच में भी कौन सा कैरेक्टर आ रहा था, कोवलेंट कैरेक्टर शो हो रहा था। अब वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, इनके अंदर थोड़े से वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस मिलते हैं इनके अंदर। अब देखिए इसके अंदर देखेंगे हम C1 से लेके C4 तक, मतलब C1 C4 समझ रहे हो, ये तो मिथाइल है, C1 मतलब मिथाइल, C2 C2H6, फिर C3H8 और फिर C4H10। तो यहाँ तक के तो कंपाउंड कैसे होंगे, गैस, ठीक है। और C5 से लेके C17 तक कैसे होंगे, लिक्विड्स होंगे, ठीक है। C17 से लेके मतलब 18 के बाद, 17 के बाद कौन सा आएगा, 18 कार्बन वाले जो एटम्स होंगे, सॉरी 18 कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म शो करेंगे, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इनका इंक्रीज होता है अगर इनका नंबर इंक्रीज होता जाता है। जैसे C1 का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होगा, C2 का ज़्यादा होगा, मतलब मेथेन का कम होगा, एथेन का ज़्यादा होगा, फिर प्रोपेन का होगा, फिर ब्यूटेन का होगा, फिर पेंटेन का ज़्यादा होगा। इस तरीके से मॉलिकुलर वेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही इंटरमॉलिकुलर वॉन्डरवॉल फोर्सेज इंक्रीजेज, वॉन्डरवॉल फोर्सेज भी इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया, क्योंकि वो चेन फॉर्म बनाते जा रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, तो उनका वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना। जैसे अपनी रिएक्शंस होती हैं, 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, दूसरी होती है एडिशन रिएक्शन, तीसरी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन और चौथी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब उन्हीं में से है एक टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो एल्केन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, एल्केन का कोई भी हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाएगा, हेलोजन्स के द्वारा या फिर नाइट्रो। हेलोजन मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 पॉजिटिव के साथ रिप्लेस हो जाए, या फिर सल्फोनिक एसिड के साथ SO3H के साथ रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब देखिए, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन जिसमें हम देख रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे पहले कि किस तरीके से होता है। तो देखिए इसके अंदर चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है, Cl Cl बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है।
वही अगर हमारा ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये मैंने बताया था ना मैकेनिज्म के अंदर कि अगर हमारा लाइट की प्रेजेंस में हो, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होगा तो हमारा कैसा बॉन्ड फिजन होगा, होमोलिटिक। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेके अलग हो जाएंगे तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो CH4 मतलब मेथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl ये बना लेगा। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल वापस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CH3Cl बनाएगा, फिर Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल वापस इसके मॉलिक्यूल CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा जो हमारा यहाँ बन रहा था ना, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, CH2Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर CH2Cl फ्री रेडिकल है, Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH2Cl2Cl फ्री रेडिकल। इस तरीके से ये एक मतलब एक पात्र के अंदर ये भरा हुआ है क्या, मैथेन, ठीक है, और क्लोरीन। ठीक है, अब इस पर हमने अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी। अब इसके अंदर जब तक CH3 खत्म नहीं होगा तब तक ये प्रोपोगेशन स्टेप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आएगा अपना टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप के अंदर फिर क्या होगा, Cl आपस में जो Cl फ्री रेडिकल है, Cl फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2, ये क्या है Cl2। ठीक है, और CH3 फ्री रेडिकल जब बहुत सारे फ्री रेडिकल बन जाएंगे, अब उनको कोई और रिएक्ट करने के लिए मिल नहीं रहा है तो ये क्या करेंगे, ये आपस में मिलकर Cl2 बना लेंगे। ऐसे ही ये क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे और ऐसे ही ये CH3Cl। तो देखिए इसके अंदर जो बन रहे हैं प्रोडक्ट वो कौन से बन रहे हैं, Cl2 या फिर CH3 बन रहा है या फिर CH3Cl बन रहा है। अब देखिए इसके अंदर फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहीं नहीं बन रहा है। देखिए कहीं बना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अपना कौन सा हेलोजिनेशन होता है उसके अंदर हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नहीं बनता है। देखिए ये वाली रिएक्शन हो रही थी, CH4 Cl2 CH3Cl और HCl बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद हेलोजन्स इज क्या होगी, अगर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखिए अगर हमारे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो वो बहुत जल्दी होगी। ठीक है, अगर क्लोरीन के साथ उससे कम, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजिनेशन अगर इसके हम देखते हैं तो सबसे पहले जो अपन देखते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से, तो देखिए इसके अंदर 3 डिग्री की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। 2 डिग्री से मैंने बताया था जब फ्री रेडिकल बन रहा था अपना, तो 3 डिग्री ये वाला 3 डिग्री टर्शरी वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा था ज़्यादा। ठीक है, फिर CH ये वाला फ्री रेडिकल, फिर CH2 और CH3 ये वाला फ्री रेडिकल। तो इसकी अगर ये ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर काम आता है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जिससे अपन को पता चलता है कि रेट ऑफ रिप्लेसमेंट किस में ज़्यादा होगा। अगर हम इसकी बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अंदर हेलोजन्स का देखते हैं ऑर्डर यही आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन इज, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों का आता है कंबशन। नेक्स्ट क्या आता है, कंबशन। कंबशन के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी अपना हाइड्रोकार्बन है मतलब एल्केन है, उसको हम एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कंबशन होगा, और एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बनता है और H2O बनता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितना बनेगा। तो देखिए ये अगर हमारा ये जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 क्या है, CnH2n+2 है, तो 3n+1/2 हमारा ऑक्सीजन यूज में आएगा और n ही CO2 बनेंगे और n+1 H2O बनेंगे। कैसे, देखिए ये रिएक्शन, हाँ देखिए इसके अंदर ही है, CH4 है, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 है, तो CO2 कितना बन रहा है, 1। ठीक है, N कितना है, 1, तो H2O कितना होगा, 2। ठीक है, n+1 है ना। अब इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है तो यहाँ 1 रख दें तो 3 हुआ, +1 4/2 2, तो 2O2। ठीक है,
तो अब इसके कंबशन में क्या होती है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, वो कितनी होती है, 890 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ऐसे ही अपन ब्यूटेन का कंबशन देखते हैं, तो वही ये आएगा, देन ये, देन ये। ठीक है, अब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ना, इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CH4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। कंप्लीट में तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या बनेगा, कार्बन बनेगा और अपना वाटर बनेगा इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अंदर अपना आता है CH4 और O2। अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो मेथेन की रिएक्शन हमने किससे कराई है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा हमारा मेथेनॉल। ठीक है, कंट्रोल कंडीशन में करा रहे हैं, मतलब Cu है और अपन ने क्या लिया है, 523 केल्विन टेम्परेचर लिया है। ठीक है, अगर हम मॉलिब्डेनेट ऑक्साइड के साथ कराते हैं मेथेन की रिएक्शन, तो हमारा क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल। ठीक है, अगर हम एथेन की ऑक्सीडेशन किसके द्वारा कराते हैं, मैग्नीज डाइएसीटेट के साथ। ठीक है, अगर हम एथेन की रिएक्शन इस वाले रिएजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, इथेनोइक एसिड। क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। अगर हम 2-मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, KMnO4 के साथ कराते हैं, तब हमारा क्या मिलता है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो देखिए हर किसी की कंडीशन के अलग अलग कंडीशन में हमारा अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो देखिए आप लोग, जब भी एल्केन का ऑक्सीडेशन होगा तो या तो क्या बनेगा हमारा, एल्कोहल, ठीक है, या फिर हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, या फिर हमारा क्या बनेगा, कीटोन, या फिर हमारा क्या बनेगा, एसिड। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तब हमारे ये कंपाउंड्स बनेंगे, या तो अल्कोहल बनेगा, या फिर एल्डिहाइड बनेगा, या फिर कीटोन बनेगा, या फिर एसिड बनेगा। अब हमें ये पता करना है कि किस रिएजेंट की प्रेजेंस में हमारा कौन सा बनेगा। तो देखिए कॉपर की प्रेजेंस में हमारा मेथेनॉल बन रहा है, इसकी प्रेजेंस में हमारा मेथेनॉल बन रहा है, और मैग्नीज इसकी प्रेजेंस में हमारा एथेनोइक एसिड बन रहा है, और KMnO4 की प्रेजेंस में हमारा क्या बन रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, मतलब इसकी प्रेजेंस में भी हमारा क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब जब भी हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने आइसोमर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी आइसोमर्स हो सकता है, जैसे इसके अंदर ये कौन सा था, एन-हेक्सेन, और ये किस में चेंज हो गया, 2-मिथाइल पेंटेन के अंदर। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर भी चेंज हो सकता है, 3-मिथाइल पेंटेन के अंदर भी। तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है आइसोमराइजेशन, ये याद रखिए, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 HCl की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के अंदर देखते हैं हम, जैसे अपन ने लिया एन-हेक्सेन, ये क्या है, हेक्सेन ही। अगर इसको सिंपल सीधी चेन के फॉर्म में लिखेंगे तो सीधा लिखा जाएगा, अगर हमने इसको ऐसे घुमा के लिख दिया, बॉन्ड बनाया नहीं है अभी तक, तो ये एन-हेक्सेन है। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, Cr2O3, ठीक है, या फिर V2O5 के साथ कराते हैं, या फिर MO2O3 के साथ कराते हैं। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इसके साथ किसकी प्रेजेंस में, 773 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, और ATM कितना प्रेशर है, 10 to 20 ATM प्रेशर है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं ये कंडीशन लेकर, तो क्या होगा, इसमें डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इसके दो, मतलब यहाँ से जैसे ये CH3 है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH, और इसके बीच में क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ और यहाँ, इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बेंजीन रिंग बन जाएगी। और बेंजीन रिंग कैसी होती है, एरोमेटिक होती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी, और बेंजीन रिंग कैसी होती है, एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का रिएक्शन विद स्टीम। ये क्या है, एक तरीके से वाटर की स्टीम ली है अपन ने, ये एल्केन लिया है, किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में। निकिल क्या है, एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा अपना कोल गैस, CO+3H2, इसको बोलते हैं कोल गैस। नेक्स्ट है आप लोगों का पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस के अंदर क्या होता है
कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है किसको, एल्केन को, और ये छोटे छोटे एल्कीन में चेंज हो जाएगा या फिर एल्केन के अंदर चेंज हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर देखिए डूडेकेन है C12H26 बताया था ना, मैथेन, प्रोपेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, इस तरीके से है ये डूडेकेन। ठीक है, डूडेकेन के अंदर ये बनेगा हमारा हेप्टेन, और ये क्या बन गया, पेंटीन। मतलब एक तो एल्केन बन गया और दूसरा क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये पायरोलाइसिस होता है हाई टेम्परेचर पर, 973 टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसके अंदर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर डिहाइड्रोजनेशन होता है, 2 H2 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, इसके अंदर हमें कितने तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इतने तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे H2 गैस निकल रही है, या फिर इसकी जगह पर क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, या फिर यहाँ पर भी एल्कीन बन रहा है, इस तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, हमने एल्केन पढ़ा, एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ी, एल्केन के बारे में पढ़ा, उसके आइसोमर्स पढ़े, देन हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एल्कीन। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।